हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर मीडिया एंड एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है स्किल्स एनहेंसमेंट कोर्स में से, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ये है यूनिट 1 का चैप्टर 4 जो है, जिसमें डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में हमें बताना था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये है डिजिटल मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैंने आपको थर्ड चैप्टर में आपको बताया था, जिसमें प्रिंट मीडिया के बारे में आपको बताया था मैंने। बुक्स वगैरह हो गई, उसमें अखबार हो गए, तो वो था सारा प्रिंट मीडिया जिसके थ्रू हम दूसरों तक बात पहुंचाते हैं लिखकर। लेकिन अब है जो है डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें इन्वॉल्व होता है। डिजिटली मतलब कि एक तरीके से जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, डिजिटली हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सब इससे रिलेटेड होता है। जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, और देख लोगे रेडियो भी हो गया, या फिर एक तरीके से जो इंटरनेट हो गया वो भी एक तरीके से वाईफाई के थ्रू होता है, डिजिटली वर्क होता है। डिजिटल वर्क का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू हम एक दूसरे से बातें पहुंचाते हैं, सोशल मीडिया पर से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं हम एक दूसरे से बात को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, बातों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में आसान बनाता है, दूसरों तक बात पहुँचाने में आसान बनाता है। तो क्या होता है कि इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला है इसमें रेडियो के बारे में, शिक्षा में रेडियो की भूमिका क्या रही है। अब देखो, रेडियो की इंपॉर्टेंस इसमें बतानी है, लेकिन ये एजुकेशन के लिए कितनी हेल्पफुल है, या फिर रेडियो जो है शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए इसका क्या नुकसान है, वो आपको बताना है इसमें। संचार माध्यम जो है जैसे कि टीवी हो गया, फिल्म, रेडियो या अन्य चित्र शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान का संचार किया जा सकता है। अब जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है टीवी हो गया, फिल्म हो गई, इतनी सारी बहुत सारी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है। रेडियो भी सबसे ज़्यादा होता है कि ऐसी रेडियो के कोई ऐसे चैनल वगैरह भी होते हैं जिसके थ्रू लोगों को नॉलेज मिलती है, एजुकेशन मिलती रहती है, खास करके बच्चों को, स्टूडेंट जो होते हैं स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों को। और वर्तमान समय में संचार के अन्य माध्यमों के आने से बेशक आज रेडियो एक सशक्त माध्यम के रूप में ना समझा जाता हो, पर आज भी यह माध्यम सूचनाओं के आदान प्रदान को विस्तृत रूप से पहुँचाने या प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन करंटली क्या होता है, संचार के अन्य साधन भी इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे कि टेलीविज़न आ गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सारे डिजिटल वर्क होते हैं। अब डिजिटली हम क्या होता है कि यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करना होता है, हम यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, कुछ भी वीडियोस वगैरह एजुकेशन से रिलेटेड होती है, वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, तो ये नई नई चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो रेडियो से लोग नॉलेज वगैरह लेते थे कि आजकल वेदर कैसा है, या फिर बहुत सारी जैसे आकाशवाणी वगैरह के बारे में भी इसमें बताया जाता है रेडियो में कि आज मौसम कैसा रहेगा। डॉक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइव आते हैं, तो वो पहले के टाइम पे इसी के थ्रू ही लोग नॉलेज लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे अन्य माध्यम आने की वजह से इसका जो है उपयोगिता कम हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी ये सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा साधन माना जाता है। और आज का आधुनिक युग जो है, जिसे इंटरनेट युग भी कहा जाता है। आधुनिक युग क्या है हमारा? इंटरनेट, क्योंकि पूरी दुनिया जैसे कहते हैं, दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। अब छोटे से छोटे घर में भी देखोगे मोबाइल फ़ोन अवेलेबल रहता है, भले ही वो उसके फ़ोन में वो सिर्फ कॉलिंग वगैरह होती हो, लेकिन फिर भी वो आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग हैं वो अच्छे खासे मोबाइल्स वगैरह ख़रीदने के लिए या घर में टीवी वगैरह लगाने के लिए इतनी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट से वो फिर भी कनेक्ट रहते हैं। इंटरनेट से कैसे कनेक्ट रहते हैं? क्योंकि मोबाइल में जो रिचार्ज वगैरह भी होता है वो इंटरनेट के ज़रिए ही होता है। अब इंटरनेट जो है इंटरनेट के ज़रिए उसमें रिचार्ज करवाया जाता है, और जो भी डाटा वगैरह, जो भी हमें बैलेंस वगैरह मिलता है, उसके थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो उसके चलते ऐसे माध्यम आ गए हैं जो त्वरित ही हमें घटित होने वाली घटनाओं को सूचना दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। इंटरनेट जो है, इंटरनेट के माध्यम से हमें पता लग जाता है। अब इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है कि हम यूट्यूब सर्च करेंगे, उसमें भी डाटा ख़त्म होता है, इंटरनेट यूज़ होता है उसमें भी। तो यूट्यूब पे हम सर्च करेंगे, कहीं अर्थक्वेक आता है उसके बारे में पता लगता है, कहीं देश में कोई दुर्घटना घट जाती है, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, या फ्रंट पे ही देखने को मिल जाती है हमें वो। तो वो जितनी भी घटनाएं पूरे वर्ल्ड में हो रही होती है वो चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमें क्या आ रहा है। अब गूगल को ऑन करोगे, उसमें भी सूचनाएँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, फिल्म स्टार्स क्या कर रहे होते हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बड़े बड़े अमीर लोग क्या चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं।
तो पर आज से लगभग 100 साल पहले क्या होता था कि जब मुद्रित माध्यम के अलावा कोई और संचार का माध्यम नहीं था। अब मुद्रित माध्यम क्या होता है, जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, जिसमें अखबार वगैरह जो यूज़ करते हैं, बुक्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह जो होती हैं, उसके अलावा जब कोई भी माध्यम नहीं था सूचनाओं को प्रदान करने का, तो एक जो है रेडियो का आविष्कार किया गया था, तो संचार क्षेत्र में क्रांति ही ला दी थी। था कि जो ये रेडियो वगैरह है, प्रिंट मीडिया के बाद रेडियो का आविष्कार किया गया था। अब शिक्षा में जो है रेडियो की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है वो देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि देश में कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, विश्वविद्यालयों का यूनिवर्सिटीज़ में देख लोगे, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं शैक्षिक प्रसारण के लिए, उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए रेडियो का स्थापना की जो इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडियो केंद्रों की स्थापना भी बहुत ज़्यादा की है। यूनिवर्सिटीज़ में देख लोगे, इंस्टीट्यूट्स में देख लोगे, रेडियो के ज़रिए वो लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। और एफएम टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद एफएम आ गया। अब आप देख लोगे, रेडियो तो होता है कि एक तरीके से हम उसमें चीज़ें बता देते हैं, वो कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं उसमें। लेकिन एफएम टेक्नोलॉजी में आ गया, उसमें बहुत सारे चैनल आने लगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही चैनल हो। रेडियो में क्या होता था कि एक ही चैनल होता था, उसमें उसी में ही सारी चीज़ें हमें पूरे दिन हमें सुनाई जाती थी। लेकिन एफएम टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें श्रोताओं में रेडियो की लोकप्रियता बढ़ी है और शिक्षण संस्थान शिक्षा के प्रसार में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का उत्सुक दिख रहे हैं। अब जो रेडियो वगैरह जो होते हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान में देखोगे एफएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। एफएम में क्या होता है कि तरह तरह के चैनल आते हैं, उसमें कई सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, गाने वगैरह लगा दिए जाते हैं। कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो बता दिया जाता है, कुछ मस्ती होती है उसमें, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बच्चे भी, हर इंसान चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एफएम वगैरह सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। अब आता है शिक्षा में रेडियो का उपयोग का क्या लाभ है, ये देखते हैं कि रेडियो से उन विषयों को पढ़ाने का लाभ मिलता है जिन कक्षाओं में शिक्षकों की कमी होती है या फिर अप्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। अब उन विषयों को पढ़ाने में भी आवश्यकता होती है। कैसे कि अगर एक शिक्षक वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो वो शिक्षक रिकॉर्ड करके वहाँ पे रेडियो चला दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बच्चा सीखता है। तो शिक्षकों की जिन क्लासेस में बच्चे नहीं होते, जो शिक्षक नहीं होते, उसमें टीचर्स नहीं होते, तो उन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई आती है, तो रेडियो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपने लोगों ने कभी देखा होगा कि स्कूल्स वगैरह में ट्रेनिंग पर टीचर्स आ रहे होते हैं, पहले उन लोगों को चेक किया जाता है वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है साल 6 महीने, उसके बाद उनका प्रमोशन करके उनको फिक्स करा जाता है या फिर उनका ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। तो अप्रशिक्षित शिक्षक होने की वजह से रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो रेडियो सुन ले और उसी में ही बातें पता लग जाए। अब रेडियो जो है भारत जैसे देश में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने में भी विकास को प्रोत्साहित करता है, जहाँ प्रमुख भाषा के साथ साथ कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। प्रमुख भाषा क्या है, अब पूरे देश में देखोगे भारत में हिंदी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, अब जो है हमारी मातृभाषा हिंदी। लेकिन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मातृभाषा के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। साउथ में जाके देखोगे कन्नड़ लैंग्वेज होगी, हैदराबादी लैंग्वेज होगी, फिर तेलंगाना में अलग अलग लैंग्वेज होती है, नॉर्थ में जाओगे अलग लैंग्वेज होगी, ईस्ट में जाओगे अलग लैंग्वेज होगी, असमी लैंग्वेज जो होती है, मिड में रहोगे इंडिया के उसमें भी अलग लैंग्वेज होती हैं। अगर वेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे बंगाली, गुजराती वो मिलेंगे, तो वो सब जो होती है क्षेत्रीय भाषाएं वहाँ पे तरह तरह की बोली जाती हैं। तो इसी के बिहाफ पर जो रेडियो है अलग अलग लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध होते हैं, ताकि कोने कोने तक उनका प्रचार प्रसार किया जा सके और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। और जो छात्र होते हैं वो रेडियो के ज़रिए बहुत सारी जानकारी हासिल कर पाते हैं। कैसे? अपनी कक्षा में बताई गई जानकारी को रिकॉर्ड करके उसे सुन सकते हैं। जितने भी जो क्लास में जितनी भी जानकारी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है शिक्षकों के जरिए, वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब रेडियो में उसी रिकॉर्डिंग को वो दोबारा से सुनकर उसको समझ सकते हैं कि क्या चीज़ बताई जा रही है, जो टीचर्स ने हमें बताई। अब क्या होता है कि बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, कई बार खेल कूद में लग जाते हैं, तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते कि टीचर्स बोल क्या रही है, उन्होंने बताया क्या था। तो बाद में ख्याल आता है कि हम ये भूल चुके हैं, तो हम दोबारा पूछने जाते हैं। तो रेडियो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि वो रेडियो में टीचर्स की बातों को रिकॉर्ड करे और घर आके वो दोबारा से सुने, ताकि उसको
रिवाइज हो सके। रेडियो पर राजनीतिक बातें भी होती हैं, विज्ञान संबंधी चीज़ें भी होती है, वैज्ञानिकों के सिद्धांत हो गए, सामाजिक गतिविधियाँ हो गई, उनसे रिलेटेड जानकारी उसमें मिलती है और उसे कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो घर बैठे बैठे चाहे कहीं भी बैठा हो, वहाँ पे रेडियो लेकर जाए, वहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब रेडियो जो है, इससे लाभ होता है कि ये सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है। अब रेडियो जो है उससे ये लाभ होता है, सबसे सस्ता है, रेडियो का जो चार्जेस वगैरह होते हैं बहुत कम होते हैं और भारत जैसे देश के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। इसके ज़रिए शिक्षा का प्रसार बहुत आसानी से और सस्ता हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं वगैरह भी है, कुछ कमियां वगैरह भी है। रेडियो के ज़रिए क्या होता है कि रेडियो की पहली सीमा ये है कि इसमें श्रोताओं को पूरी तरह से अपनी श्रवण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरी तरीके से जो होते हैं लिसनर्स जो होते हैं जो रेडियो वगैरह को सुनते हैं, रेडियो में जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको सुनते हैं, तो उनको अपनी सुनने की शक्ति जो होती है, श्रवण शक्ति होती है, सुनने की जो पावर होती है, उस पर निर्भर होना होता है। ऐसे में अगर छात्र को कोई चीज़ छूट जाए या फिर समझ में ना आए तो ऐसे में प्रसारण प्रभावी नहीं रह जाता। अब रेडियो में क्या होता है, एक बार रिपीट हो गया तो हो गया, वो दोबारा से उसको रिपीट नहीं कर सकते। आप रेडियो में क्या होता है, वो लेक्चर जो मर्जी देते जाते हैं वो आगे बढ़ जाता है और उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो होता है वो प्रसारण प्रभावी नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे वो कुछ चीज़ों को छोड़ भी देते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें। तो इसी के बिहाफ पे शैक्षणिक प्रसारण के लिए काम करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि उनके सामने पूरा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाए। अब जितने भी लोग रेडियो में जितनी भी चीज़ें बताई जाती है, उनके थ्रू जो नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके सामने पूरा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाए कि ताकि वो पूरा स्ट्रक्चर समझ सकें, पूरी उसकी बॉडी समझ सकें, ये क्या है एक्चुअल में, क्या बताना चाह रहा है सामने वाला। और दूसरी कमी है कि शैक्षणिक प्रसारण के लिए बड़ी चुनौती है कि विद्यार्थी रेडियो को पृष्ठभूमि में रखकर सुनता है। तो ऐसे में विद्यार्थी का ध्यान शैक्षणिक प्रसारण पे नहीं होगा तो कार्यक्रम का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अब ये जितने भी कार्यक्रम वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं रेडियो में, तो क्या होता है कि बैकग्राउंड में रखते हैं, पृष्ठभूमि होता है बैकग्राउंड में। अब जितने भी बच्चे होते हैं वो बैकग्राउंड में रहकर ही उसको सुनते हैं एज अ म्यूज़िक। अब म्यूज़िक पीछे बज रहा होता है, हम गुनगुना रहे होते हैं बच्चे, और कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो बैकग्राउंड में सुन रहे होते हैं, कुछ बातें ध्यान रहती है, कुछ बातें नहीं रहती हैं। तो इसी के चक्कर में उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए उनमें इतनी उत्सुकता, रुचि और समझ पैदा करनी होगी कि वह शैक्षिक कार्यक्रमों को ध्यान से सुन सके। उनको अंदर इतनी एक्साइटमेंट तैयार कि मतलब इतना एक्साइटेड कर देना चाहिए उन्हें कि वो उन कार्यक्रमों पर ध्यान दें, उन पर फोकस रख सके। और रेडियो आवाज़ का माध्यम है, इसलिए उसमें आवाज़ और संगीत से जुड़े प्रभावों को इस्तेमाल की खूब गुंजाइश होती है, लेकिन उनका सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया नहीं गया तो रेडियो कार्यक्रमों के लिए समस्या पैदा कर सकता है और रेडियो को ध्यान भटका सकता है। इसलिए शैक्षिक संस्थानों से आवाज़ से संबंधित प्रभावों का प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए। अब जितने भी लोग जो रेडियो में बोल रहे होते हैं, जितने भी रेडियो में देख लोगे, एफएम में देख लोगे, जितने भी लोग बोलते हैं, उनका प्रभावशाली होना चाहिए उनके वर्ड्स वगैरह, कि वो बोल क्या रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से कितना इफेक्ट डाल रहा है दर्शकों पर, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसमें है टेलीविज़न। अब रेडियो की तरह टेलीविज़न भी है, ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। दृश्य श्रव्य माध्यम के मतलब उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और ये देश के दूर दूर के क्षेत्रों से कार्यक्रमों का प्रसारण भी करता है। पूरी दुनिया में लोगों के मनोरंजन और शिक्षा के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। रेडियो को देखोगे तो रेडियो में सिर्फ सुन सकता है इंसान, लेकिन टेलीविज़न में सामने वाला देख सकता है। तो पूरे वर्ल्ड की, जैसे कहते हैं पूरे वर्ल्ड में जितना भी जो भी चल रहा होता है, तो उनके लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं टीवी पर। तो टीवी पर अलग अलग चैनल्स को उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे पहुँच जाओगे। डिस्कवरी चैनल होते हैं, बहुत सारे कार्टून वगैरह चैनल होते हैं, कुछ सीरियल्स वगैरह जिसमें दिखाते हैं, मूवीज़ के अलग चैनल होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे चैनल वगैरह बनाए जाते हैं ताकि बच्चे उन पर फोकस करें, वो नई नई चीज़ें जो जनरल नॉलेज है उनको जो है उनको गेन कर सके। और 1920 के दशक के दौरान टेलीविज़न प्रसारण के लिए प्रयोग शुरू हुए थे और पिक्चर ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक कैमरों का आविष्कार के साथ साथ टेलीविज़न भी 1930 के दशक में आया था और पहले टीवी स्टेशन न्यूयॉर्क और लंदन में स्थापित किए गए थे। 1950 के दशक की शुरुआत तक जो अधिकांश विकसित देश थे, ज़्यादातर जो विकसित देश थे, उन्होंने टीवी को ही अपना जीवन की एक विशेषता मान ली थी। तो भारत में जो है 5 सितंबर 1959 में प्रसारित हुआ था टीवी का। 1959 में भारत में आया था ये टीवी। और शिक्षा में दूरदर्शन की भूमिका, अब टीवी हो या दूरदर्शन हो तो दोनों एक ही बात है। दूरदर्शन जैसे जनसंचार माध्यम शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान का संचार किया जा सकता है। इससे एक शैक्षिक वातावरण का निर्माण हुआ है। जो लोग औपचारिक शिक्षा से वंचित थे वो इस माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह स्कूल्स में, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, औपचारिक शिक्षा। अब औपचारिक शिक्षा में फॉर्मल एजुकेशन जिसे बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि स्कूल्स वगैरह जो हमें बुक्स वगैरह देते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आप एक स्कूल में जो एग्ज़ाम्स वगैरह देने हैं वो बुक्स वगैरह जो आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन उसे बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है टीवी, और इस माध्यम से बहुत सारी जानकारी जो है जनरल नॉलेज की जो होते हैं, जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये संचार माध्यम किसी विशेष समुदाय की संस्कृति को समझने में भी मदद करता है। विशेष समुदाय की संस्कृति होती है एक तरीके से जाति समुदाय के लोग नहीं होते, विभिन्न प्रकार के जो समूह होता है इनका, अलग ग्रुप होते हैं इनके, तो उनकी संस्कृति को समझने में मदद करता है। अब साउथ में अलग उनका ग्रुप है, बहुत अलग अलग रीति रिवाज हैं वहाँ के, संस्कृति है वहाँ की, तो उनको समझने में भी मदद करता है। और किसी समुदाय के संगीत, नृत्य, साहित्य, परंपरा आदि वगैरह जो है उन सब चीज़ों को सीखा जा सकता है टीवी के ज़रिए। अब क्लासरूम में कई पाठ अक्सर बड़े उबाऊ होते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं, और बहुत से शिक्षार्थी जो होते हैं उसमें रुचि नहीं लेते, अंत में वो उसे पूरे ध्यान से नहीं सुनते। ऐसे पाठकों को रुचि बनाने के लिए टीवी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बच्चों को क्लासरूम में बिठा दोगे तो बच्चा ध्यान नहीं देगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, लेकिन उसको टीवी के सामने रख दोगे तो बड़ी जल्दी याद आ जाएगा कि हाँ हमें टीवी देखना है, कार्टून देखना है, या कुछ भी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें जो उसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो उन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं बच्चे। तो टीवी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब टेलीविज़न द्वारा पढ़ाए गए नीरस पाठों का विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, और वह उसे भली भांति आसानी से समझ सकते हैं। अब टेलीविज़न से पढ़ाए हुए जितनी भी पाठ वगैरह होते हैं उन सब का जो है वो आसानी से बच्चे समझ सकते हैं, और टीवी के पीरियड का सबसे बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार भी करते हैं। उत्सुकता से इंतज़ार क्यों करते हैं? क्योंकि टीवी पे उनको पता होता है कि इस टाइमिंग पर ये आने वाला है, एपिसोड आने वाला है, या ये एपिसोड आने वाला है, तो उनका वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब टाइम बीतेगा और वो हम देखें। तो इससे पढ़ाई के साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो जाता है, और समूचे पाठ के दौरान अध्यापक उनमें कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि उनकी वजह से उनको इस बात का डर भी रहता है कि टीचर्स हमसे पूछ ना ले, या कुछ भी हमें पता हो या ना हो, तो इस बात की कोई उन्हें चिंता भी नहीं होती। और टेलीविज़न पाठों में उपयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं उनके मुँह पर मुस्कान देखी जा सकती है। यह स्पष्ट होता है कि वे अपना समय नष्ट नहीं करें। अब देखो स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, स्कूल्स वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में देख लोगे, इंस्टीट्यूट्स में देख लोगे, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिया जाता है। प्रोजेक्टर एक तरीके से मूवी होती है, जैसे कि होम थिएटर हो, कि हाँ थिएटर में जाकर मूवी देख रहे हो एक तरीके से, तो उसमें कोई एंटरटेनमेंट चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ उसमें बता दी जाती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बच्चों को सिखाया जाता है, जितना बच्चे जो टीचर से नहीं सीख पाते वो मूवी देखकर सीख जाते हैं, तो अच्छी तरीके से वो समझ जाते हैं कि क्या है उसमें। अब स्कूल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को कि वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के उसमें चीज़ें बताई जाती है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज़ के चक्कर में बच्चों को बहुत ज़्यादा लिया जाता है इसमें, एनवायरनमेंट को लेकर उसमें भी बहुत सारे उन लोगों की हेल्प करने के लिए उनको सिखाया जाता है कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, तो इन सब चीज़ों के से रिलेटेड भी जो है स्कूल्स वगैरह में सिखाया जाता है। और कक्षा में टेलीविज़न के अक्सर दुनिया पर भी खिड़की कहा जा सकता है, दुनिया पर एक खिड़की कहा जाता है। अब जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न को दुनिया पर एक खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। इसके कार्यक्रम जो होते हैं छात्रों को अंतरिक्ष की जानकारी और समाज को नए और विविध तरीक़ों से देखने की अनुमति भी देते हैं। कक्षा शिक्षण कक्षा की सीमाओं से बाहर की दुनिया और घटनाओं में जाने का अवसर भी प्रदान करता है। अब कक्षा की सीमाओं से बाहर अब क्या होता है कि जितनी भी टीचर्स वगैरह होते हैं, जितनी भी नॉलेज उनको प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, तो वो क्लासरूम के अंदर ही बैठकर उन पर फोकस रहता है उनका टीचर्स की तरफ कि टीचर्स क्या समझा रही है। लेकिन जो टीवी है, टीवी महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाता है कि वो कक्षा की सीमा, कक्षा से बाहर रहकर दुनिया में क्या हो रहा है, उनकी जो भी घटनाएं वगैरह हैं उसको जानने में मदद करता है टेलीविज़न। अब टेलीविज़न जो है वो पाठ के समय कक्षा में पूरी शांति कायम रहती है, कक्षा में पूरा अनुशासन रहता है, अधिकांश विद्यार्थी अपने नोट्स लेते रहते हैं, उन्हें सज़ा पाने या डांटे जाने का कोई भय भी नहीं रहता है, और दूसरे शब्दों में उनका मन जो होता है वो स्थिर रहता है बिल्कुल, और इसलिए वो पाठ को भली भांति समझ लेते हैं। और टीवी पर पाठ समाप्त होने के बाद शिक्षक और छात्रों के बीच विचार विमर्श होते हैं।
जिससे मालूम हो जाता है कि कमज़ोर छात्र भी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब क्या होता है कि टीचर्स वगैरह जिन बच्चों को सिखाती है, कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा बोर होती हैं। अब मैंने भी अपनी क्लासरूम में देखा जाए, अब मैं अपना एग्जाम्पल के रूप में अगर बताऊं तो क्लास में बैठी रहती हूँ ना, कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि टीचर्स पढ़ा क्या रही है। एक टाइम में तो इतना बिल्कुल बोर लेक्चर देगी और एक टाइम पे याद आएगा चिल्ला के बोलेगी कि ये कर लो, वो कर लो, ये है वो है। तो एक तरीके से इंसान का माइंड जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है बहुत तरीके से। तो काफ़ी टीचर्स स्कूल में ऐसी होती है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बुक्स वगैरह पढ़ा रही होती है, आधे बच्चे तो सो ही रहे होते हैं बुक में, उसको आधी क्लास में बच्चे सो ही रहे होते हैं डेस्क पर सिर रख के। तो एक टेलीविज़न में क्या होता है कि टेलीविज़न में जो चीज़ें हमें सुनाई भी दे रही होती है ना, साथ ही साथ हम उस चीज़ को देख भी रहे होते हैं, चाहे वो एनिमेशन के थ्रू। तो एनिमेशन के थ्रू जो है वो टीवी के ज़रिए ही होता है। अब टीवी होम थिएटर की तरह जो प्रोजेक्टर वगैरह लगा दिए जाते हैं वो भी एक तरीके से टीवी ही होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होते हैं उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। काफ़ी जगहों पर जो होते हैं शैक्षिक टेलीविज़न का इस्तेमाल भी किया जाता है कि टीवी में वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो वो चाहते हैं बच्चों को बताना। ईटीवी एक प्रणाली है जो एक एजेंसी द्वारा उत्पादित विभिन्न विषयों में सीखने की सामग्री प्रस्तुत करती है। अब ये शिक्षा के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने के एक साधन भी है। गैर औपचारिक शिक्षा जो है, औपचारिक शिक्षा तो होती है, फॉर्मल एजुकेशन तो मिलती है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी मिलती है। इसके अलावा भी जो हमें बुक्स वगैरह में जो हमें पढ़ाई जाती है नॉलेज, उसके अलावा भी बहुत सारी नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाती है। और टेलीविज़न के ज़रिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अंग्रेज़ी सीखने के लिए काफ़ी बच्चों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन टीवी में देखकर बच्चा ना आसानी से सीख जाते हैं। अब इंग्लिश जो वो टीचर्स वगैरह सिखाते हैं उन बच्चों को इतना ध्यान नहीं दे पाते बच्चे टीचर्स की बात में, लेकिन टीवी में वो चीज़ सिखा रहे होते हैं, मोबाइल पे वो चीज़ देख रहे होते हैं, तो बच्चा आसानी से सीख पाता है, जिससे उन्हें अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने में भी मदद मिलती है। और आधुनिक युग में टेलीविज़न बहुत प्रचलित है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे मनोरंजन, शिक्षा, खबर और राजनीति से जुड़ी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं भी मिलती हैं और ये सूचना प्रदान करके समाज में अहम भूमिका निभाते हैं। अब टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जिससे सूचनाएं वगैरह जो होती हैं वो दूसरों तक पहुंचाई जाती है, बात वगैरह, और समाज में ये अहम भूमिका भी निभाती है। अब समाज में जो भी घटनाएं होती है, जितनी भी दुर्घटनाएं वगैरह घटी जाती हैं, वो सब टेलीविज़न रेडियो के ज़रिए हमें पता लगती है। अब ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा में देखा जाए। इसको सोसाइटी से भी जोड़ के भी देख सकते हैं टेलीविज़न को। अब क्या होता है कि टेलीविज़न के ज़रिए जितनी भी नॉलेज वगैरह बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है, फॉर्मली या इनफॉर्मली, तो उसके ज़रिए बच्चे जागरूक होते हैं। जागरूक इसलिए होते हैं ताकि वो समाज में आगे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, देश के कल्याण के लिए कुछ आगे आए और आगे कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सके। तो ये थे 2 टॉपिक्स। इसके 2 टॉपिक्स जो हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।